बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर से होंगे। सुल्तान जंगी की बेवा पार्ट 11। इत्तेहादी अफवाज को शिकस्त देने के थोड़े ही अरसे बाद किला बोजा और मंबिज के अमीरों ने सलाहुद्दीन अयूबी की इताअत कबूल कर ली। उसके बाद असियात और एजाज के किले भी अयूबी ने फतह कर लिए। हलब के इर्द गिर्द के मददगार मराकिज का जोर तोड़ने के बाद अब सलाहुद्दीन अयूबी ने हलब का फिर से मुहासरा कर लिया। एजाज का किला हलब से ज्यादा दूर न था। किला एजाज में मलिक सालेह की अफवाज की बदतरीन शिकस्त ने अहले हलब के हौसले भी पस्त कर दिए थे। पहले मुहासरे के दौरान अहले हलब ने बड़ी पामर्दी के साथ अयूबी अफवाज की मुज़ाहमत की थी, लेकिन अब उन्हें मालूम था कि उनकी फौज में इतना दमखम नहीं है कि वो अयूबी की मुनज़्ज़म और मिशनरी जज्बे से सरशार फौज का मुकाबला कर सके। हलब के शहरियों पर गोया मुर्दनी छाई हुई थी। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मरहूम की साहबजादी शम्सुन्निसा आपसे मिलना चाहती है। सुल्तान मलिक सालेह का सफीर मुहासरे की अगली सुबह सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में खड़ा था। क्या वो आपके साथ आई हैं? सलाहुद्दीन अयूबी ने जवाब तलब नजरों से सफीर की तरफ देखा। जी आलीजा, उसे अंदर लेकर आओ। सलाहुद्दीन अयूबी ने खेमे के दरवाजे पर खड़े खादिम को हुक्म दिया और अपनी नशिस्त से उठ खड़ा हुआ। चंद लम्हों के बाद दो फौजी सालारों के दरमियान 11-12 साल की एक बच्ची अंदर दाखिल हुई। सलाहुद्दीन अयूबी ने आगे बढ़कर बच्ची के सर पर हाथ रख दिया। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। बच्ची को देखकर अयूबी पर एक जज्बाती कैफियत तारी थी। वह उस हालत में था कि बच्ची ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक शाही किरतास सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ बढ़ा दिया। सलाहुद्दीन अयूबी ने शाही मकतूब को खोलकर पढ़ा। उसमें मलिक सालेह ने अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए सलाहुद्दीन अयूबी की इताअत का इजहार किया था। पैगाम पढ़कर सलाहुद्दीन अयूबी के चेहरे पर इत्मीनान की एक लहर नमूदार हुई, लेकिन उसके अंदाज से किसी किस्म का तफाखुर नुमाया न था। ये पैगाम तुम खुद भी ला सकते थे, अयूबी ने मलिक सालेह के सफीर और सालारों को मुखातिब करते हुए कहा। इस बच्ची को साथ लाने की क्या जरूरत थी? सालारों ने सवाल का जवाब देने की बजाय शम्सुन्निसा की तरफ देखना शुरू कर दिया। सुल्तान मरहूम की साहबजादी ने बड़ी मासूमियत से कहा, मामू जान, मुझे खुद सालेह भाई ने आपकी तरफ भेजा है, इस मकसद के लिए कि आप हमें हलब में रहने दें और एजाज का किला भी हमें दे दें। भाई आपसे आइंदा कभी लड़ाई नहीं करेंगे, शम्सुन्निसा ने बड़े खिलंडरे अंदाज में कहा। तुम शर्तें मनवाने के लिए जंगी मरहूम की बच्ची को लेकर आए हो। सलाहुद्दीन अयूबी ने साथ आए हुए सालारों को कहर आलूद नजरों से देखते हुए कहा और फिर वह बच्ची की तरफ मुतवज्जह हुआ। शम्सुन्निसा बेटी, किला एजाज और हलब मैं तुम्हें देता हूं। फिर उसने हुक्म जारी किया कि किला एजाज से फौज निकाल ली जाए और हलब का मुहासरा भी उठा लिया जाए। फिर वो हलब के सालारों से कहने लगा, मैंने हलब और किला एजाज इस मासूम बच्ची को दिया है। तुम बुजदिल और मिल्लत फरोश तो इस काबिल भी नहीं कि फौज में तुम्हें सिपाही के तौर पर बर्दाश्त किया जाए। 14 जिलहज 571 हिजरी बामुताबिक 24 जून 1176 को सलाहुद्दीन अयूबी और मलिक सालेह के दरमियान मुआहिदा तय पा गया, जिसकी रूह से मलिक सालेह ने सलाहुद्दीन अयूबी को सुल्तान तस्लीम करते हुए उसकी इताअत इख्तियार कर ली। सुल्तान अयूबी ने हलब और एजाज को सल्तनत इस्लामी में शामिल करते हुए उन इलाकों में मलिक सालेह को नीम खुद मुख्तारी की हैसियत दे दी। मलिक सालेह ने तस्लीम किया कि सुल्तान अयूबी को जब कभी अपने दुश्मनों के खिलाफ फौज की जरूरत पड़ेगी, वो अपनी फौज से सुल्तान अयूबी की मदद करेगा। सलीबी हुक्मरान बाल्डोन ने सल्तनत इस्लामी पर भरपूर हमला किया, लेकिन सुल्तान अयूबी ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। बाल्डोन बुरी तरह शिकस्त से दोचार हुआ। वो अभी अपने जख्म चाट रहा था कि उसे इत्तला मिली कि सुल्तान अयूबी ने आर्मीनिया की रियासत कारा हिसार के हुक्मरान इब्नल ओन की ताकत को बुरी तरह कुचल कर रख दिया है। आर्मीनी हुक्मरान सलीबियों के दोस्त थे। उनकी शिकस्त सलीबियों के लिए शदीद चोट थी। उसे उस इत्तला से मजीद दुख हुआ कि कारा हिसार पर हमले में सुल्तान अयूबी के साथ मलिक सालेह की फौज के दस्ते भी शामिल थे। सलीबियों को तवक्को थी कि मलिक सालेह सुल्तान अयूबी से किए गए मुआहिदे पर अमल नहीं करेगा। वो बज़ाहिर सुल्तान अयूबी का ताबे जरूर हो गया था, लेकिन अपनी खसलत के बाइस उसने सलीबियों से दरपर्दा ताल्लुकात नहीं तोड़े थे। बाल्डोन अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए दिन रात फौजी मशकों में मसरूफ था, लेकिन उसकी फतह के ख्वाब की ताबीर उसी वक्त मुमकिन थी जब वो मलिक सालेह को अपने हाथों पर डाल ले। शाह बाल्डोन का सफीर इज़्ने बारियाबी चाहता है। मलिक सालेह के दरबार ने इजाजत चाही। इजाजत है,
मलिक सालेह ने फौरन कहा। सलीबी सफीर ने दरबार में झुककर आदाब कहा और बाल्डोन की तरफ से बेशकीमत हीरों और जवाहरात के तोहफे पेश किए। आलिजा, शाह बाल्डोन के दिए हुए मजीद तहाइफ बाहर आपकी नजर इल्तफात के मुंतजिर हैं। अगर आप उन पर एक नजर डाल लें तो नाचीज के एजाज और इफ्तिखार में इजाफा होगा। सफीर ने हाथ सीने पर रखकर झुकते हुए कहा। मलिक सालेह सफीर के साथ बाहर खुले मैदान में आया जहां आला नस्ल के 50 घोड़े खड़े थे, लेकिन जिस तोहफे पर उसकी नजरें जम कर रह गई वो एक जवां साल हसीनो जमील लड़की थी जो अपनी तमाम हशर सामानियों के साथ उसके हवास पर छाती जा रही थी। आलिजा, शाह बाल्डोन का ये पैगाम बाहमी अमनो मोहब्बत के रिश्तों को मजबूत करने का बायस बनेगा। सफीर ने एक मलफूफ शाही मकतूब मलिक सालेह की तरफ बढ़ाते हुए कहा। मलिक सालेह ने वो मकतूब हाथ में पकड़ लिया, लेकिन उसकी नजरें और तवज्जो उस लड़की से हटने के लिए तैयार ना थी। सुल्तान मुअज्जम, हम जानते हैं कि आपकी पे दर पे नाकामियों ने आपको सलाहुद्दीन अयूबी का इताअत गुजार बनने पर मजबूर कर दिया। हत्ता कि इब्नुल औन पर हमले के वक्त आप सलाहुद्दीन अयूबी को फौज देने पर मजबूर हुए, लेकिन हम बहैसियत एक बादशाह के जानते हैं कि आप जैसा गैरतमंद और खानदानी सुल्तान ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अयूबी ने आपको जो दाखिली खुद मुख्तारी दी है वह उसने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि इस तरह से वो आपको और आपकी रियाया को आहिस्ता आहिस्ता गुलाम बना रहा है। अयूबी ने कारा हिसार को आपकी फौज के जरिए ताख्तो ताराज किया, लेकिन जितने सोने चांदी और हीरे जवाहरात के खजाने वो मिस्र लेकर चला गया है, उसने माले गनीमत में से आपको और आपकी फौज को क्या दिया? इतने वसाइल और फौज के साथ उसने हमारे खिलाफ यरूशलेम पर चढ़ाई क्यों ना की, जबकि वो बैतुल मुकद्दस के नाम पर मुसलमानों को जज्बाती करता रहता है। अगर आप इन सवालों पर गौर करेंगे तो आप पर यह बात वाज़ेह हो जाएगी कि सलीबियों के खिलाफ उसके प्रोपेगेंडे का मकसद आप हुक्मरानों के खिलाफ मुसलमान आवाम को भड़काकर आपकी सल्तनतों पर कब्जा करना है। पिछले चंद सालों में जंगो जदल में मसरूफियत के बायस मैं इस काबिल ना रहा था कि बर वक्त आपकी मदद कर सकता, लेकिन अब आप खुद को तन्हा महसूस ना करें। मैंने जो 50 घोड़े भेजे हैं यह आपके लिए तोहफा है। मैं आपकी फौज के लिए ऐसे सैकड़ों घोड़े और जदीद हथियार भिजवा सकता हूं। अगर आप मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं तो हम आपकी जंगी और माली जरूरियात का जायजा लेने के लिए माहिरीन फन और मुशीर भेज देंगे। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप सलाहुद्दीन अयूबी से किया हुआ मुआहिदा तोड़ दें, लेकिन दर पर्दा अपने दिफा की तैयारी रखना तो आपका हक हुक्मरानी है। जरूरत के वक्त आप हमें अपने साथ पाएंगे। ये 1180 का जमाना था। अब मलिक सालेह कोई बच्चा ना था, वो 17-18 साल का भरपूर जवान था, जिसकी जवानी की उमंग को सलीबी लड़की के तिलिस्माती हुस्न ने दो आतिशा कर दिया था। उसने हालात से मजबूर होकर सुल्तान अयूबी की इताअत जरूर इख्तियार की थी, लेकिन खुद मुख्तारी और बादशाही का खब्त उसके दिमाग से नहीं निकला था। शाह बाल्डोन के खत ने उसे खुद मुख्तारी के ख्वाब देखने की राह पर लगा दिया था। उसने सफीर की खूब आओ भगत की। रात को सलीबी लड़की शराब की सुराही समेत उसकी ख्वाबगाह में आई और बड़े नाज से शराब पेश करते हुए कहने लगी, आपके हरम में तो कुछ भी नहीं, क्या आप हरम को आबाद करने की जरूरत महसूस नहीं करते? कुछ देर बाद फिर बोली, बादशाह की जहनी और जिस्मानी आसूदगी के लिए जरूरी है कि उसका हरम नाजनीनों से मामूर हो। मैं आपके हरम को अपने जैसी लड़कियों से भर दूंगी। आपको पता है कि सलाहुद्दीन अयूबी का खुफिया हरम इंतहाई हसीनो जमील नाजनीनों से आबाद है। मलिक सालेह के आसाब पर सवार लड़की का हर जुमला उसकी नई जहन साजी कर रहा था। यूरोपी शराब के नशे में धुत मलिक सालेह लड़की के रेशमी बालों की जंजीर में जकड़ा जा चुका था। जब सुबह नमूदार हुई तो सालेह ने लड़की से कहा, मेरी एक बहन भी मेरे साथ महल में रहती है, जिसे शादी के बगैर किसी लड़की से मेरा मेल जोल रखना पसंद नहीं आएगा, इसलिए तुम उसके सामने ना आना। किसी मुनासिब मौके पर उसे बता दूंगा कि तुम मुसलमान हो और मेरे साथ शादी करने आई हो। आप उसे इतना आजाद ख्याल तो बनाएं कि वो इस बात का बुरा ना मनाए कि आपके हरम में कौन आता जाता है। उसे इस बात का आदी बनाएं कि वो मर्दों की मजालिस में उठने बैठने लगे। लड़की ने कहा, हमारे यहाँ गैर महरम औरतों और मर्दों के आजादाना मेल जोल को पसंद नहीं किया जाता। आखिर वो शहजादी है और हम आपकी बहन को एक अलग सल्तनत देकर सुल्ताना बना देंगे, लेकिन उसके लिए उसे हुकूमती मामलात की सूझबूझ की जरूरत है जो मर्दों के साथ मेल जोल से ही पैदा होती है। आप बादशाह हैं और बादशाह आम लोगों की रिवायात की घुटन और पाबंदियों से बालातर होते हैं। मलिक सालेह अपने तर्ज जिंदगी पर शर्मिंदगी से महसूस कर रहा था और साथ साथ खुद मुख्तार बादशाहत का तसव्वुर उसके अंदर फिर से अंगड़ाई ले रहा था।
وہ صلاح الدین ایوبی کو ایک محسن کی بجائے ایک غاصب کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ صبح دم والی موصل سیف الدین زنگی کا خادم جب اس کی خوابگاہ میں داخل ہوا تو اپنے بستر پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور ہونٹوں پر خون جمع ہوا تھا۔ سفید ریشمی پلنگ پوش پر سبز رنگ کا ایک دھبا نمایاں تھا۔ بظاہر مرنے سے پہلے والی موصل نے قے کی تھی۔ پورے محل میں کوہرام برپا تھا۔ سیف الدین زنگی کو زہر دے کر ہلاک کرنے کی سرگوشیاں جاری تھی۔ سیف الدین کے دو چھوٹے بھائی عز الدین مسعود زنگی اور عماد الدین زنگی تھے۔ عز الدین مسعود بڑا ہونے کے سبب جان نشینی کا حقدار سمجھا جاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی سے پے در پے شکست کھانے اور خود اپنی عیش پسندانہ طرز زندگی کے باعث سیف الدین زنگی ایک عرصے سے کثرت شراب نوشی کے باعث ناکارہ زندگی گزار رہا تھا۔ اسی وجہ سے عز الدین مسعود کے خیرخواہ عمارہ نے اسے کئی بار مشورہ دیا تھا کہ وہ سیف الدین کو معزول کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لے، لیکن بڑے بھائی کے احترام کے پیش نظر عز الدین اپنے مشیروں پر یہ واضح کر دیا کہ وہ سیف الدین کی زندگی میں تخت نشین ہونے کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ سیف الدین کے خوشامدی عمارہ کو عز الدین مسعود کی تخت نشینی میں اپنی موت نظر آتی تھی۔ ان کے بچاؤ کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ عز الدین مسعود کو بھائی کا قاتل قرار دے کر چھوٹے بھائی عماد الدین کی تخت نشینی کے لیے راہ ہموار کر دیں، تاکہ ان کے اختیارات اور مفادات پر کوئی قدغن لگانے والا نہ رہے۔ خاندان زنگی کے افراد کی زبانیں خاموش تھیں، لیکن ان کی نگاہوں میں عز الدین مسعود کے لیے بدگمانی کے سائے لرز رہے تھے۔ عز الدین مسعود نے کئی بار اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر عماد الدین اور دوسرے قریبی عزیزوں نے اس کے آنسوؤں کو مگرمچھ کے آنسو قرار دیا۔ حالات نے اسے مجرم کی قبا پہنا دی تھی۔ مرحوم کے بستر پر سبز دھبا اور ہونٹوں پر خون اس بات کی واضح نشانی ہے کہ زہر خورانی کے اثر سے ان کا دل پارا پارا ہو گیا۔ ایک ریاکار امیر نے ٹسوے بہاتے ہوئے کہا، اقتدار کی ہوس میں انسان اس حد تک بھی جا سکتا ہے، توبہ توبہ۔ ایک اور مصاحب نے انسانی ہمدردی کی ہانک لگائی۔ والی موصل ایک طویل عرصے سے عارضۂ جگر میں مبتلا تھے۔ شاہی طبیب نے اپنی ماہرانہ رائے پیش کرتے ہوئے کہا، بدقسمتی سے اس رات انہوں نے کثرت سے شراب نوشی کی، نتیجتاً جگر اور پتا جو پہلے ہی کمزور تھے پھٹ گئے۔ گہرا سبز نشان صفراوی مادے کا ہے۔ تمام شاہی طبیبوں نے اتفاق رائے سے اس موت کو طبعی قرار دیا تو خاندان زنگی کے افراد کی باہمی بدگمانیاں دور ہو گئیں۔ الزام تراشی کرنے والے چرب زبان عمارہ نے جان بچانے کے لیے اپنے سر عز الدین کے قدموں میں رکھ دیے۔ سیف الدین کی تدفین اور سرکاری سوگ کے دن پورے ہونے کے بعد جب عز الدین مسعود تخت نشین ہوا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان تمام زمانہ ساز عمارہ کو قتل کروا دیا۔ اپنے مرحوم بھائی کے عہد حکومت میں بطور سپہ سالار عز الدین مسعود نے صلاح الدین ایوبی سے 2 مرتبہ شکست کھائی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا خوف اور نفرت اب بھی اس کے اعصاب پر سوار تھے۔ اس خوف سے نجات حاصل کرنے اور گزشتہ معاہدوں اور تعلقات کی تجدید کے لیے عز الدین نے اپنا سفیر یروشلم کے صلیبی حکمران ریمنڈ کی طرف بھیجا۔ عز الدین کا مکتوب پڑھ کر ریمنڈ کا شاطر ذہن خاندان زنگی سے انتقام لینے کے لیے نئے جال بننے لگا۔ اس نے عز الدین مسعود کے نام ایک خط لکھا، آپ کی مخلصانہ تحریر پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میری طرح آپ بھی صلاح الدین ایوبی کے توسیع پسندانہ اور غاصبانہ عزائم کے بارے میں فکر مند ہیں۔ آج نہیں تو کل وہ موصل اور حلب کی طرف ضرور پیش قدمی کرے گا۔ اگر آپ اپنی سلطنت کی مکمل ضمانت چاہتے ہیں تو میں اس کا انتظام کر سکتا ہوں۔ آپ کی دفاعی ضروریات کا جائزہ لینے اور فوجوں کی تربیت کے لیے ماہرین کی ٹیم بھجوا دوں گا، لیکن ان خدمات کے لیے آپ ہمیں 1,00,000 دینار سالانہ ادا کریں گے۔ پچھلا معاہدہ اس وقت کی ضرورت تھا۔ نئی صورتحال اور نئے تقاضوں کے مطابق ہمارے درمیان ایک نیا معاہدہ تحریر ہوگا۔ ریمنڈ کا خط پڑھ کر عز الدین بدحواس ہو گیا۔ اگر وہ ریمنڈ کا مطالبہ مان لیتا تو مالی نقصان کے علاوہ وہ ایک عیسائی ریاست کو مستقل خراج ادا کرنے والا بن جاتا۔ عین ممکن تھا کہ جب اس رسوا کن معاہدے کی خبر عوام کو پہنچتی تو وہ بھی اپنے حکمران سے بدگمان ہو کر بغاوت پر اتر آتے۔ وہ اگر شاہی یروشلم کی پیشکش ٹھکرا دیتا تو ریمنڈ پہلے ہی اپنے خط میں سابقہ معاہدے کے خاتمے کی درپردہ الفاظ میں دھمکی دے چکا تھا۔ اس صورت میں وہ صرف صلاح الدین ایوبی کے رحم و کرم پر رہتا۔ ریمنڈ سے نئے معاہدے کی صورت میں صلیبی ماہرین کی شکل میں فرینکس یعنی صلیبی فدائین کی موصل میں داخلے کی راہ بھی کھلتی تھی، جو کسی وقت بھی خود عز الدین مسعود کے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ مسئلے کی پیچیدگی نے والی موصل کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ اس پیچیدگی سے نکلنے کے لیے بالآخر اس نے اپنے خاص امرائے سلطنت کا اجلاس طلب کیا
और उनके सामने सारी सूरत-ए-हाल और अपनी तशवीश का इजहार किया। आलिजा, गासिब सलाहुद्दीन अयूबी से महफूज रहने का एक ही तरीका है कि हम ताकतवर हलीफ तलाश करें, और शाह यरूशलेम से ताकतवर हुक्मरान हमारे इलाके में और कोई नहीं है, अमीर शारिब ने कहा। लेकिन हर साल इतनी ज्यादा रकम देना भी तो एक कड़ी शर्त है, वाली मोसल ने अपनी तशवीश का इजहार किया। आलिजा, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, गर्मी के बाद सर्दी का मौसम आना भी लाजमी है। हमें किसी न किसी तरह कयामत खेज गर्मी को गुजार देना चाहिए, फिर अच्छा मौसम आते ही इस मुआहदे को तोड़ देंगे। सियासत इसी का नाम है कि खुद को हलाकत से बचाया जाए। अमीर बलकान ने अमीर शारिब के मशवरे की तायद करते हुए कहा। वाली मोसल इज़ुद्दीन मसूद का ख्याल था कि उसके उमारा की अक्सरियत नफरत और हिकारत से शाह यरूशलेम की रुस्वा कुन पेशकश को रद्द कर देगी, लेकिन उसको इंतहाई हैरत हुई कि एक एक करके तमाम ही उमारा ने रेमंड की पेशकश को वक्त की अहम तरीन जरूरत करार दिया। सिर्फ एक शख्स हैरत और अजियत के साथ उन मुशीरों की गुफ्तगू और दलाइल खामोशी से सुन रहा था। जब सब ने अपनी अपनी तजावीज और दलाइल दिए तो इज़ुद्दीन ने उसे खामोश पाकर उसकी तरफ देखा और कहा, अमीर मेहदी, तुमने अभी तक कोई बात नहीं की। इज़ुद्दीन मसूद ने खामोश आदमी की तरफ देखते हुए कहा। आलिजा, अमीर मेहदी तासुफ आमेज लहजे में गोया हुआ, जब तमाम उमारा एक राय पर मुत्तफिक हो चुके हैं तो मेरे जैसे एक फर्द की राय की क्या हैसियत रह जाती है। अमीर मेहदी के जुमले से उसके अंदर के कर्ब का इजहार हो रहा था। इसके बावजूद हम तुम्हारी राय सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, वाली मोसल ने नरम लहजे में कहा। अमीर मेहदी चंद लम्हे खोई खोई नजरों से वाली मोसल की तरफ देखता रहा, फिर चंद कदम आगे बढ़ा। उसने अपनी कमर से तलवार खोली और उसे वाली मोसल के कदमों में रख दिया। अमीर मेहदी के उस तर्ज अमल से दीवाने खास की फिजा पर गहरा सन्नाटा छा गया। हर अमीर अपनी अपनी जगह शदीद हैरत में मुब्तला था। वाली मोसल ने मुस्तरिब लहजे में पूछा, अमीर मेहदी, ये क्या है? ये शमशीर मुझे आपके मरहूम भाई ने अता की थी। अमीर मेहदी का लहजा बहुत अफसुर्दा था। तो फिर इस निशानी को खुद से जुदा क्यों कर रहे हो? वाली मोसल की हैरत जूं की तूं बरकरार थी। आलिजा, जब किसी सिपाही को शमशीर दी जाती है तो गोया दरपर्दा उससे हलफ लिया जाता है कि वो उस तलवार के देने वाले की इताअत और उसकी सल्तनत की हिफाजत में अपनी जान लड़ा देगा। लेकिन अब मैं उस हलफ को तोड़ने का ऐलान कर रहा हूं, क्योंकि इस हलफ को तोड़े बगैर वो बात कहना मुमकिन नहीं जो आपको शायद नागवार गुजरे। अमीर मेहदी, पहेलियां बुझवाना हमें पसंद नहीं है। तुम जानते हो कि हम साफ और वाज़ेह बात सुनने के आदी हैं। इज़ुद्दीन मसूद ने शिकन आलूद पेशानी के साथ सख्त लहजे में कहा। अमीर मोहतरम, पहले मैं खानदान जंगी के एक वफादार मुलाजिम की हैसियत से दमिश्क से हलब तक गया, लेकिन जब सुल्तान मलिक सालेह को खुशामदी अमीरों के नरगे में बेबस पाया तो इस उम्मीद पर मौसल चलाया कि शायद मेरे सिपाहियाना और सरफरोशाना जज्बात की यहाँ तस्कीन हो सके। लेकिन यहाँ भी मेरे नादान साथी उन्हीं यहूदो नसारा से अपनी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, जिनके बारे में कुरान ने वाज़े कर दिया कि वो कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। क्या हम इस तरह उन अहले ईमान को धोखा नहीं दे रहे जो सिर्फ मुसलमान होने की वजह से हमारी इमारतों के जुए में जुटे हुए हैं? क्या हम अहकाम इलाही का मजाक नहीं उड़ा रहे? ये कहते कहते अमीर मेहदी का लहजा इंतहाई तुंद और तल्ख हो गया था। क्या रुए जमीन पर बसने वाले तमाम कलमा गो मर चुके हैं जो हम मोसल के दिफा के लिए अपने बदतरीन दुश्मनों से अपने दिफा की भीख मांग रहे हैं? सलाहुद्दीन अयूबी से हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन क्या उसकी मुखालफत में हम इस हद तक भी गिर सकते हैं कि इस्लाम के खुले दुश्मनों की गोद में सकून व आफियत तलाश करने लगे और उनकी खुशनुदी के हसूल के लिए हलकान हो रहे हों? क्या दुनिया का कोई होशमंद इंसान जानते बूझते डाकुओं और लुटेरों को अपने घर की निगहबानी पर मुतय्यन कर सकता है? अगर मौसल के खजाने में इतनी फालतू दौलत जमा हो चुकी है कि हर साल सलीबियों को बतौर खिराज दी जा सके, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उतनी रकम हम अपनी फौजों को बेहतर बनाने और जंगी हथियार तैयार करने पर खर्च करें और हमारे उमरा गरीब लोगों की फलाह बहबूद पर खर्च करें? तो खुदा की रहमत से उम्मीद है कि ये मुसलमान सल्तनत की हिफाजत के लिए खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। अमीर मेहदी की उस गुफ्तगू पर उमरा बार बार पहलू बदल रहे थे। अमीर मेहदी ने अब वाली मोसल की आंखों में आंखें डालकर कहना शुरू किया, ऐ सुल्तान आदिल के लायक एहतराम वारिस, अपने अजीम बुजुर्गों के इस कीमती विरसे को गैरों के हाथ इतने सस्ते दामों फरोख्त ना करें कि हमारी आने वाली नस्लें हमारी कब्रों पर आकर अपने बच्चों से ये कहें कि ये सो रहे हैं वो नंगे दियों नंगे मिल्लत
जिन्होंने कसरत तादाद और बावसाइल होते हुए भी गुलामी की दस्तावेज पर दस्तखत किए और मुट्ठी भर ईसाइयों को खिराज देना कबूल कर लिया। अमीर मेहदी ने बेमिसाल जुर्रत इजहार से काम लेते हुए एक एक अमीर के चेहरे से मुनाफकत और रियाकारी और मफाद परस्ती का नकाब नोच फेंका था। शराब और शबाब के रसिया बेजमीर उमरा एक गैरतमंद इंसान की हकीकत बयानी को किस तरह बर्दाश्त कर सकते थे। इज़ुद्दीन मसूद के मुंह चढ़े दो उमरा अमीर बलकान और अमीर शारिब तैश में आकर खड़े हो गए। दूसरे उमरा भी उनकी तकलीद में खड़े हो गए। सुल्तान जीशान, हम जानिसाराने सल्तनत इससे ज्यादा अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें इजाजत दीजिए। अमीर बलकान और अमीर शारिब जैसे खुशामदी उमरा इज़ुद्दीन मसूद की उस कमजोरी से वाकिफ थे कि उसके अंदर सुल्तान जंगी की तरह सुल्तान कहलवाने की ख्वाहिश मचल रही है, इसलिए वो उसे सुल्तान जीशान कहकर पुकारा करते थे। उस लक़ब से उसके नफ्स को तस्कीन हासिल होती थी। इस तरह उन खुशामदी उमरा के लिए वाली मौसल से हर जायज और नाजायज बात मनवाना आसान हो जाता था। इससे पहले कि इज़ुद्दीन मसूद उन उमरा के एहतजाज पर अपना रद्द अमल जाहिर करता, अमीर मेहदी ने बावकार मगर बेनियाजाना अंदाज में कहा, हजरात, आपने कहाँ जाना है? जाना तो मैंने है। आप मेरे जिस जुर्म पर एहतजाज कर रहे हैं, सियासत के मजहब में यह ऐसा गुनाह अजीम है जिसके लिए कोई माफी नहीं होती। मुझे मालूम है कि आज के बाद मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा। मेरी जिंदगी की सांसें रब के यहाँ शुमार की जा चुकी हैं। मैं उनमें ना इजाफा कर सकता हूँ और ना आप उनमें कमी कर सकते हैं। मुझे ये इत्मीनान है कि आप नहीं तो इस दीवान के दरो दीवार कयामत के रोज ये गवाही देंगे कि सुल्तान आदिल के एक नमक खार ने किस तरह हक के नमक अदा किया था। यह कहते हुए अमीर मेहदी के होंठों पर हल्का सा तबस्सुम नुमाया हुआ, जिसमें गहरा इत्मीनान और सुकून शामिल था। मेरी लाश को मौसल में दफन ना करना, मुमकिन हो तो तने मुर्दा को दमिश्क में मदरसा नूरिया के किसी गोशे में सपुर्दे खाक कर देना। शाही कैद खाने में मुलाकात के लिए आए हुए बेटे और बीवी को अमीर मेहदी ने वसीयत की। ये सुनकर उसकी बीवी और बेटा रोने लगे तो उसने बेटे को मुखातिब करते हुए कहा, सब्र के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारा बाप हराम मौत नहीं मर रहा। और फिर उसने अपनी शरीके हयात के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अहले ईमान के लिए अल्लाह की रहमत का साया ही काफी है, बाकी सब साए ढल जाने वाले हैं। उसके बाद उसने बेटे की पेशानी पर बोसा दिया और कहा, बेटा, तुम्हें जब भी मौका मिले मुसलमानों के हकीकी अमीर सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत में हाजिर होकर मेरा सलाम अकीदत पेश करना। मैं वाली मौसल की मुलाजमत से फारिग होकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की खिदमत में हाजिर होना चाहता था, लेकिन हालात ने मेरा साथ नहीं दिया। अल्लाह तुम दोनों का हामी और नासिर हो। यह कहते हुए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया ताकि उसकी बीवी और बेटा उसकी आंखों में उतरने वाले आंसुओं को ना देख सकें।